हेलो। आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, मत करो, 1 मिनट। करो फिर से। अच्छा। दिखा रहा है। करो वहीं से नीचे से होगा, रुको, फिर हो गया। नहीं, यहाँ से भी कुछ गड़बड़ हो रही है, देखो ये दिख रहा है। फिर चला गया। तब भी कहाँ से हो रहा है? नीचे से प्रॉब्लम है क्या? हो रहा था सही, हो हुआ था सही, हो गया। गो लाइव में भी कोई दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ पे। अब उनको काय को लगा रहे हैं, हटाओ, मैं क्लास कैंसिल कर दे रहा हूँ। आईपैड। क्यों, लाइव दिख रहा है क्या हम लोग? उनसे पूछना। अगर अपन लाइव होते तो एक।
हेलो 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 हेलो। ठीक है। हेलो बेटा। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है बेटा? आ रही है। ठीक है। आई एम वेरी सॉरी कि आज का लेक्चर तो बहुत लेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर किसी वजह से कुछ काम चल रहा था, तो पूरा सेटअप ही लेट हो पाया। कुछ इशू आ रहा था बार बार। चलो तो देखो यार, अपन ने क्या कर लिया था। अपन ने लॉ रिलेटेड पोर्शन पढ़ लिया था, मतलब पार्ट 1 पढ़ लिया था, और इसके अलावा पार्ट 3 पढ़ लिया था। ठीक है। आज अपन को पढ़ना है पार्ट 2, मतलब ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस, है ना। और देखते जितना हो पाए, पार्ट 4 में फिर जितने आइटम हो जाए, पर शुरुआत करेंगे ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस से। उसके बाद फिर जितने भी ऑप्शन हो सकेंगे अपन कर लेंगे, है ना। चलो बेटा करते हैं शुरू। फ्यूचर से ये ध्यान दो। ऑडिट ऑफ एक्सपेंस निकाल लेते हैं। ये रहा ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस, और 3 तरह के एक्सपेंसेस का ऑडिट हम करने वाले हैं। एक है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, दूसरा है डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन, और तीसरा आएगा अदर एक्सपेंस। ठीक है बेटा। चलो बेटा करें शुरू। तो अपन शुरू कर लेते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस से। ठीक है। चलो फ्यूचर सी है बेटा, ध्यान दो। तो इसमें पहले अपन बात कर लेते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की। ठीक है। और अब जो भी बच रहा है बेटा, तो इसका रिवीजन लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर है, जो अपना जैसे कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, या तो वो सब मैं शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप पर। आपको लगे तो आप देख लेना, और जो नहीं है वो मैं खुद से बनाकर भेज दूंगा आपको, तो चिंता मत करना, है ना। चलो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। देखो, सबसे पहले है फिक, फिक्टिशियस एम्प्लॉयज। इसमें क्या बताया है यार? देखो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मतलब देखा जाए तो सैलरी वाले एक्सपेंस की बात हो रही है ना, या उससे रिलेटेड एक्सपेंस की। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि कहीं कंपनी ने फिक्टिशियस एम्प्लॉय की सैलरी तो रिकॉर्ड नहीं करी, कहीं फिक्टिशियस एम्प्लॉय के एक्सपेंस रिकॉर्ड तो नहीं किए। इस बात को कंफर्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो? मीट द एम्प्लॉयज इन पर्सन, मतलब एम्प्लॉयज से पर्सनली आप मिलकर देख सकते हो, यदि आपको डाउट होता है तो। हेलो बेटा। चलो ध्यान दो। फिर है बेटा प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर ऑल एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड ऑब्लिगेशन। हमें ये भी देखना है कि क्या सारे के सारे एम्प्लॉय बेनिफिट के, या मतलब जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट है उसके लिए प्रोविजन बनाया गया है क्या। जैसे कई बार जो एम्प्लॉयज को हम पेमेंट करते हैं रिटायरमेंट के बाद, उसका प्रोविजन भी आज ही बनाना पड़ता है, क्योंकि सर्विसेज तो आज ले रहे हैं, AS 15 अगर आपने पढ़ा हो तो ऐसा। तो पहली बात, फिक्टिशियस एम्प्लॉय की सैलरी रिकॉर्ड तो नहीं करी, आप पर्सनली मिलकर देख सकते हो जिस एम्प्लॉय के केस में आपको डाउट हो। दूसरा, आपको देखना है क्या कंपनी ने प्रोविजन फॉर ऑल एम्प्लॉय बेनिफिट बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। तीसरा, PF और ESI, क्या कंपनी ने जितने भी स्टैट्यूटरी ड्यूज डिडक्ट किए थे, क्या उनको डिपॉजिट करा है विद द अथॉरिटीज विद इन द डिफाइंड लिमिट। भाई आपने एम्प्लॉय का पैसा डिडक्ट तो कर लिया, अभी उस पैसे को जो भी अथॉरिटीज हैं उनके पास जमा करना पड़ेगा, वो भी एक विद इन टाइम करना पड़ेगा जमा, है ना। फिर क्या है, रिजाइंड एम्प्लॉय,
रिटायरमेंट बेनिफिट, ड्यूज इंक्लूडिंग पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट लाइक ग्रेचुटी हैव बीन पेड। जितने भी ड्यू एम्प्लॉय से रिलेटेड बन रहे हैं, अगर एम्प्लॉय रिटायर हुआ है तो, रिजाइन करा है या जो भी हुआ है, तो उसके वो सारे ड्यूज पे कर दिए गए हैं। इसके अलावा एनालिटिकल प्रोसीजर, ये तो सब जगह आ जाता है बेटा, एक पॉइंट तो फिक्स ही है, एक नंबर तो फ्री का मिलना ही है। और एनालिटिकल प्रोसीजर के साथ वर्ड कौन सा यूज होता है बेटा? ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं उनका ओवरऑल रीजनेबलनेस चेक करना है बाय अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, डन। फिर क्या लिखा है? ऑब्टेन मंथली मूवमेंट स्लिप डेटा। मंथली मूवमेंट स्लिप डेटा मतलब कितने नए एम्प्लॉय आए हैं, कितने छोड़कर गए हैं, मतलब कितने लीवर्स हैं और कितने कंटिन्यू हैं। इससे भी हम अंदाजा लगा पाएंगे कि कितनी सैलरी होना चाहिए, कितना एम्प्लॉय एक्सपेंस इस बार रिकॉर्ड होना चाहिए था। लास्ट में लिखा है ऑब्टेन मंथली सैलरी रजिस्टर्स। आप पूरे 12 महीने का रजिस्टर ले लो सैलरी का और कंपेयर करो ईच मंथ ऑफ द करंट ईयर विद द रिस्पेक्टिव मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, एक बार वापस से देखते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या देखना है? फिक्टिशियस एम्प्लॉय के खर्चे रिकॉर्ड तो नहीं करे, उसके लिए आप पर्सनली मिल सकते हो। तो पहला पॉइंट हो गया अपना फिक्टिशियस एम्प्लॉय। दूसरा क्या है? क्या आपने सारे एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए प्रोविजन बनाया है, सारे एक्सपेंस दिखाए हैं? फिर अगर आपने पीएफ ईएसआई डिडक्ट किया है तो उसको अथॉरिटीज को, रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज को विद इन टाइम लिमिट जमा करा है कि नहीं करा है? अगर कोई एम्प्लॉय ने रिजाइन करा है तो उनके जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, वो सब पे करे हैं या नहीं करे हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओ टू चेक ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने के लिए और क्या चाहिए पड़ेगा? ऑब्टेन मंथली मूवमेंट स्लिप, कितने न्यू हायर्स हैं, कितने लीवर्स हैं और कितने कंटिन्यू एम्प्लॉय हैं। और लास्ट में क्या है? ऑब्टेन मंथली सैलरी रजिस्टर। आप क्या करो, पूरे साल भर का रजिस्टर ले लो मंथली, और हर महीने की सैलरी को लास्ट ईयर की सैलरी से चेक करो, तो एक आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि यार कुछ बड़ा गैप तो नहीं क्रिएट हो रहा है ना। ओके, तो ये था बेटा आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, है ना। अगला है ऑडिट ऑफ डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ऑडिट ऑफ डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, बेटा ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस बहुत आसान है, मतलब यहां से नंबर निकालना सबसे इजी काम हो जाएगा। देखो इसमें क्या लिखा है, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। देखो बेटा, क्या बेटा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्लियर है सबको? बताओ, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्लियर है? रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? दृषि, नैतिक, फ्यूचर सीए, स्वरांशी। लक्ष्य बैच में लिंक शेयर नहीं हुई है क्या?
ठीक है, कर दी बेटा, कर दी शेयर। अब बात करते हैं अपन डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की। ठीक है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में क्या है, इन्होंने दो बातें बताई हैं यार। एक तो लिखा है ऑडिटर नीड्स टू कंसिडर द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स व्हाइल वेरीफाइंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। आपको कुछ एट्रीब्यूट्स चेक करना है बेटा। दूसरा क्या है, ऑडिट प्रोसीजर्स, कौन सी ऑडिट प्रोसीजर लगाई जाए डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के लिए। ठीक है, हाँ नैतिक बेटा आता हूं। तो देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन बहुत आसान है। देखना, सबसे पहले आपको एंटिटी की अकाउंटिंग पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी ये लोग डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन के लिए यूज कर रहे हैं। दूसरा क्या है बेटा, चेक कर लेना है वो जो कंपनी की पॉलिसी है वो एप्लीकेबल एएस और कंपनी एक्ट के हिसाब से है कि नहीं है। तीसरा काम क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाइड जो भी करी है देख लेना क्या वो कंसिस्टेंटली अप्लाई करी है। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन है वो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ असेट किया है। मतलब बिल्कुल ही बेसिक बातें बताएंगे यहाँ पर। तो फिर क्या लिखा है, कैलकुलेशन एक्यूरेसी के साथ करा गया है और रिकॉर्ड किया गया है उसको। फिर जो भी कैलकुलेशन किया गया है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट डेप्रिसिएशन मेथड के हिसाब से किया गया है। और लास्ट है कि पीपीई में जितने भी आइटम है जिनकी कॉस्ट सिग्निफिकेंट है उन सब पर सेपरेटली डेप्रिसिएशन लगाया गया है। एक बार और बोलता हूं आराम से बेटा, अपन पढ़ रहे हैं ऑडिट ऑफ एक्सपेंस, उसमें हमने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पढ़ लिया है। अभी हम बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की। बहुत सरल चीजें हैं, बहुत इजी चीजें हैं बेटा, यहां से तो नंबर मिलना ही चाहिए। ठीक है ना, तो एक बार और बोल देता हूं, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में क्या चेक करना है, एट्रीब्यूट्स चेक करना है और उस पर ऑडिट प्रोसीजर्स आपको लगानी है। तो आप तो मान के चलना दोनों में ज्यादा डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है, आप कॉमन ही लिख देना। मैं आपको बहुत सारी चीजें डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहली बात क्या है बेटा, आपको अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है काहे की, उनकी अकाउंटिंग पॉलिसी की जो वो फॉलो कर रहे हैं डेप्रिसिएशन लगाने के लिए या अमोर्टाइजेशन लगाने के लिए। क्या पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा क्या है, देख लो वो जो कंपनी ने पॉलिसी लगाई है वो एप्लीकेबल एएस के हिसाब से है कि नहीं है, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से है कि नहीं है। फिर देख लो वो अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई करी है या नहीं करी है। ये तीनों पॉइंट में क्या है बेटा, पहले अंडरस्टैंडिंग लो कौन सी पॉलिसी देगा रहे, सेकंड क्या वो पॉलिसी एएस और कंपनी एक्ट के हिसाब से है कि नहीं, और तीसरा क्या वही पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर जो पॉइंट है वो कैलकुलेशन के ऊपर है। तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे होना चाहिए बेटा, रेसिडुअल वैल्यू को एडजस्ट करने के बाद होना चाहिए। फिर क्या लिखा है, जो कैलकुलेशन है वो एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए और जो फिर अमाउंट निकल के आए उसी को रिकॉर्ड करना चाहिए। और लास्ट में क्या लिखा है, कैलकुलेशन मोस्ट अप्रोप्रिएट डेप्रिसिएशन मेथड से करना है। लास्ट में क्या लिखा है कि पीपीई के जितने भी पार्ट है, जितनी भी पीपीई में चीजें आती है उनमें जिनकी भी कॉस्ट सिग्निफिकेंट है उन सब पर डेप्रिसिएशन सेपरेटली लगना चाहिए। ठीक है, इसके ये तो होगा एट्रीब्यूट्स। इसके अलावा और क्या है, क्या मतलब चेक करने का तरीका क्या होगा, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को चेक करने का तरीका क्या होगा। तो सुनो बेटा, सबसे पहले लिखा है ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स आइडेंटिफाइड बाय द मैनेजमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट से लिस्ट ले लो कि पीपी में कौन कौन से कंपोनेंट आपके यहाँ आ रहे हैं, उनकी लिस्ट दे दो मुझे। ठीक है, फिर क्या लिखा है, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज प्रोसेस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। आपका काम बस इतना है बेटा कि पूरा सुन लो जितना मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 20 से 25 पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, आपका काम तो बन ही जाना है। ठीक है, सबसे पहले आप ऑल लिस्ट ले लो ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स जिन पर डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन लगना है। दूसरा, उनकी प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लो कि वो क्या प्रोसेस लगाते हैं डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन कैलकुलेशन के लिए, चार्ज करने के लिए। रेसिडुअल वैल्यू का भी बताया था, तो रेसिडुअल वैल्यूज हैव बीन प्रॉपरली वेरीफाइड एज दैट इम्पैक्ट द कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। हमें रेसिडुअल वैल्यू को कंसिडर कर लेना है क्योंकि बेटा कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं रेसिडुअल वैल्यू का फर्क पड़ता है। रेसिडुअल वैल्यू अलग होगी तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी अलग आएगा, है ना। फिर क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इज चार्ज एज पर द यूजफुल लाइफ ऑफ पीपी और इंटेंजिबल असेट।
चाहे डेप्रिसिएशन हो चाहे अमोर्टाइजेशन हो, ध्यान रखना है यूजफुल लाइफ का, क्योंकि उसी के हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन लगेगा। सर ये याद करने में नहीं, लेकिन कहाँ पर लिखना है वो समझ नहीं आता है। बेटा कंपाइलर के क्वेश्चन देखना यार, क्योंकि डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। मतलब वो क्लियरली ही पूछेंगे कि हमें ये चाहिए कि डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को कैसे चेक करें। मतलब और किसी क्वेश्चन में मैं मान सकता हूँ कि कंफ्यूजन हो जाए कि क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, पर बाकी में तो नहीं होना चाहिए। फिर क्या लिखा है, वेरीफाई द रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन कैलकुलेशंस। तो आप देखो, अगर आप सिंपल देखो ना बेटा, तो अगर मैं बिल्कुल आपको कुछ ना पढ़ाऊं इसमें से, तो भी आप देखना कि डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन की बात आती है तो क्या क्या अपने आप अंदर से आएगा। और वो क्या हो सकता है, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में क्या क्या यूज होता है, यूजफुल लाइफ यूज होती है, रेट यूज हो सकती है, मेथड्स कौन सी लगाते हैं जो एएस में दी गई हैं या कंपनी एक्ट के हिसाब से होनी चाहिए। तो कुछ चीजें तो वैसे ही आ रही थी, रेसिडुअल वैल्यू के बिना डेप्रिसिएशन निकलेगा क्या। तो कुछ चीजें ओबियस टाइप की हैं, उन्हीं से ही आपके 5-6 पॉइंट बन जाते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, लाइफ ऑफ असेट, और आपका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन, रेसिडुअल वैल्यू, फिर जो मेथड लगा रहे हैं वो कंसिस्टेंटली अप्लाई होना चाहिए। फिर डेप्रिसिएशन रेडी टू यूज से लगता है कि पुट टू यूज से लगता है, रेडी टू यूज से लगता है ना। फिर क्या लिखा है, एंश्योर डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द asset from the date when it is ready to use and not from the actual uses। ready to use से डेप्रिसिएशन लगता है। और क्या लिखा है, परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर टू चेक ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। एक पॉइंट तो बेटा फिक्स ही कर लो, कोई भी एक्सपेंस आए, कोई भी एक्सपेंस आए, एकदम दिमाग में सेट करो बेटा, कोई भी एक्सपेंस चेक करने आए ये लाइन तो लिखनी ही है। कौन सी, परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर टू चेक ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। ये बदल जाएगा, डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन शब्द बदल जाएगा, जो भी खर्चा हो उसका नाम लिख देना, और सेंटेंस क्या बना देना कि भाई हमें एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है टू चेक द ओवरऑल रीजनेबलनेस। ठीक है। फिर डेप्रीसिएशन का कंप्यूटेशन जो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 किया गया है, आपको देखना है कि उसमें जो एडिशंस दिखाए गए हैं, क्या वो एडिशन जो कंपनी एक्ट के हिसाब से कैलकुलेशन किया गया उस एडिशन से मैच होता है या नहीं होता है। यार एडिशन तो एडिशन होता है, जो असेट में एडिशन हुआ है चाहे कंपनी एक्ट के हिसाब से हुआ चाहे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हुआ, एडिशन तो सेम ही होगा। हाँ वेरी गुड बेटा, रसी ने दोनों पॉइंट एकदम सही बोले। नाइन्थ में क्या लिखा है, एंश्योर दैट द डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हैज बीन कंप्यूटेड प्रोस्पेक्टिवली वेयर देयर इज एनी चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ पीपी। अगर पीपी या इंटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ में चेंज होता है, बीच में चेंज हो रहा है, तो अब जो भी डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन होना है वो प्रोस्पेक्टिवली होना, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देना है। और इंटेंजिबल एसेट में आपको चेक कर लेना है, जैसे कि पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट वगैरह है, तो उनको प्रॉपर्ली अमोर्टाइज ओवर द पीरियड करा है या नहीं करा है। अगर आप देखो कुछ शब्द निकालो तो आपका कैसा बन जाएगा, थोड़ा एक बार अपन बोल के देखते हैं क्या क्या आना चाहिए इसमें यार। सबसे पहले अपन देख सकते हैं कि तुम लोग कौन सी मेथड फॉलो कर रहे हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के लिए कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो, वो कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी लगा रहे हो, वो अपन उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। फिर देख सकते हैं कि वो पॉलिसी आपकी कंपनी एक्ट और एएस के हिसाब से है कि नहीं है। फिर देख सकते हैं कि वो पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई करी जा रही है या नहीं करी जा रही है। फिर देख लेंगे रेसिडुअल वैल्यू को कंसिडर करा के नहीं करा डेप्रिसिएशन में, यूजफुल लाइफ के हिसाब से डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन करा के नहीं करा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सही से लिया है कि नहीं लिया है। फिर असेट पर डेप्रिसिएशन रेडी टू यूज से लगाया कि नहीं लगाया, रेडी टू यूज से लगता है ना कि पुट टू यूज से लगता है। अगर कभी यूजफुल लाइफ में चेंज होता है तो प्रोस्पेक्टिवली आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। फिर जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से एडिशन हुआ है या फिर जो कंपनी एक्ट के हिसाब से असेट में एडिशन हुआ है, वो दोनों मैच होना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को। तो ये 8-10 पॉइंट तो बहुत नॉर्मली निकल के आ जाते हैं, है ना। अब आ जाते हैं हम अदर एक्सपेंसेस पर, है ना। वो क्या है सर, देखो अदर एक्सपेंस में क्या क्या लिखा है, लाइक पावर एंड फ्यूल, रेंट, रिपेयर टू बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मतलब रिपेयर टू बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी किसी भी चीज का हो सकता है। इंश्योरेंस, ट्रेवलिंग, लीगल एंड प्रोफेशनल फीस, मिसलेनियस एक्सपेंस, कोई भी तरह का एक्सपेंस हो बेटा, कोई भी तरह का एक्सपेंस हो, उसमें क्या चेक करना है।
तो बेटा देखो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का सेपरेटली पढ़ा दिया मैंने, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का भी सेपरेटली पढ़ा दिया। अब इसके अलावा जितने एक्सपेंस बचे उनको चेक करने के लिए आपको जो करना है वो मैं अब बताने वाला हूं, है ना। तो अगर आपको याद हो तो एक्सपेंस मतलब पी एंड एल का आइटम, मतलब ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन की एडजन क्या होती थी, ओ ए सी सी सी। तो देखो, ओ से ऑकरेंस था, ए से एक्यूरेसी था, सी से कंप्लीटनेस था, एक और सी से क्लासिफिकेशन था, एक और सी से कट ऑफ था। देखते हैं वही का वही लिखा हुआ, सीधा सीधा काम हो जाएगा आपका, देखना। सबसे पहले हमें ऑकरेंस चेक करना है बेटा। ऑकरेंस तो देखो, ऑकरेंस कैसे चेक करते थे बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में। किसी ट्रांजेक्शन या एक्सपेंस का ऑकरेंस कैसे चेक करोगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से। अगर मान लो कोई ट्रेवलिंग एक्सपेंस है और मुझे जानना है कि ट्रेवल सच्ची में ऑकर हुआ है कि नहीं हुआ है, सच्ची में भी ट्रेवल करा था कि नहीं करा था, तो भाई टिकट्स होंगी ना, है ना। तो वेदर द एक्सपेंडिचर हैड अ वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लाइक ट्रेवल टिकट्स, इंश्योरेंस पॉलिसी, थर्ड पार्टी इनवॉइस, जो भी है डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अगर ये ट्रेवल टिकट, इंश्योरेंस पॉलिसी, थर्ड पार्टी इनवॉइस या ये सब चीजें हैं किसी भी खर्चे की, डिपेंडिंग ऑन की खर्चा कौन सा, जैसे किसी ने बोला कि इंश्योरेंस का खर्चा है तो इंश्योरेंस पॉलिसी होगी यार, ट्रेवल करा तो ट्रेवल की टिकट्स होंगी, है ना। तो ऑकरेंस चेक करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि उस एक्सपेंस के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है या नहीं। ठीक है, फिर क्या देखेंगे हम, एक और पॉइंट है ऑकरेंस का, जो खर्चा किया गया है क्या वो एंटिटी के बिजनेस के लिए ही किया गया है, कहीं वो पर्सनल एक्सपेंडिचर तो नहीं है। अगर आपको याद हो तो मैंने ऑकरेंस में ये भी बताया था कि जो एक्सपेंस है इट परटेन्स टू द एंटिटी, इट इज रिलेटेड टू एंटिटी। तो 2 पॉइंट ऑकरेंस के हो गया बेटा, है ना। इससे हम एडर्सन चेक करना भी सीख रहे हैं एक तरीके से। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने कि उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो हम मानेंगे कि वो खर्चा सही में ऑकर हुआ है। और दूसरा, वो एंटिटी से ही रिलेटेड होना चाहिए, वो पर्सनल एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। फिर ओ के बाद आता है ए, एक्यूरेसी, वेदर द एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड एट अप्रोप्रिएट अमाउंट, क्या सही अमाउंट पर रिकॉर्ड किया गया है, एक्यूरेसी हो जाएगा। फिर क्या है बेटा, सी फॉर कंप्लीटनेस, वेदर ऑल द एक्सपेंडिचर दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड या दैट आर सपोज टू बी रिकॉर्डेड आर रिकॉर्डेड, क्या सारे खर्चे जो रिकॉर्ड किए जाने चाहिए वो रिकॉर्ड करे हैं या नहीं करे हैं। फिर बेटा क्लासिफिकेशन, वेदर द एक्सपेंडिचर क्वालिफाइड एज रेवेन्यू, अगर आपने पी एंड एल में कोई एक्सपेंस दिखाया है तो फिर यार वो रेवेन्यू ही हो सकता है, क्योंकि कैपिटल होता तो वो तो दिखाई नहीं सकते थे। तो आपको देखना है कि जो खर्चा दिखाया गया है पी एंड एल में, वेदर इट क्वालिफाइज एज अ रेवेन्यू एंड नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्लासिफिकेशन। फिर क्या लिखा है, एक और है क्लासिफिकेशन का, कि जो एक्सपेंडिचर है उसको क्लासिफाई करा है अंडर द करेक्ट एक्सपेंस हेड। फिर क्या लिखा है, वेदर द एक्सपेंडिचर परटेन टू द करंट पीरियड अंडर ऑडिट, कट ऑफ, ये कट ऑफ हो जाएगा बेटा कि जो खर्चा किया गया है वो इसी अकाउंटिंग पीरियड से है। और लास्ट में क्या लिखा है, वेदर द एक्सपेंडिचर वाज ऑथोराइज्ड एज पर द डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी मैट्रिक्स, मतलब जिससे पूछकर खर्चा किया जाना चाहिए उससे पूछकर ही किया गया है। कितना बढ़िया काम हो गया बेटा, मजा आ जाएगा अगर AIFS से एक्सपेंस अगर आ गया तो, क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी आसान है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन भी 8-10 पॉइंट लिखना आसान है, और जो अदर है उसमें कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि अदर में हमें OACCC ये लिखना है। तो देखो, जो ये है ऑकरेंस, मतलब ये जो अडर्सन है ये तो लिखनी ही है, इसके अलावा भी कुछ और लिखना है मैं बताऊंगा। फिलहाल आप ये सेट करो माइंड में कि क्या इतना लिख लोगे आप, क्या इतना लिख लोगे आप, ओ से ऑकरेंस, ऑकरेंस में 2 बातें बताई कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए और एंटिटी से रिलेटेड खर्चा होना चाहिए, पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। फिर ए से एक्यूरेसी, मतलब अप्रोप्रिएट अमाउंट पे खर्चा रिकॉर्ड करना है। सी से कंप्लीटनेस, मतलब सारी के सारे खर्चे रिकॉर्ड करे कि नहीं करे जो रिकॉर्ड करने चाहिए। फिर क्लासिफिकेशन में खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही था, कैपिटल नहीं था, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो काइंड ऑफ असेट हो गया, बोलो यारो। फिर सही एक्सपेंस साइड में दिखाया है, ये भी आ जाएगा क्लासिफिकेशन में। कट ऑफ में आ जाएगा सही अकाउंटिंग पीरियड में दिखाया है, और खर्चा जिससे पूछकर करना चाहिए उससे पूछकर करा गया है। ठीक है, ओके। अब सुनो बेटा, ये तो हैं एट्रीब्यूट्स, क्या कहलाते हैं सारे बच्चे बोलो, एट्रीब्यूट्स। क्या क्या चेक करना है, अब एक और बात बेटा,
अगर उसने एट्रीब्यूट पूछे तो क्लियर ही हो गया कि अजर्सन्स लिखनी है OACCC। अगर उसने कोई एक्सपेंस बोला, नाम से बोला, ये तो हो गया कि कोई भी एक्सपेंस चेक करना हो कौन से एट्रीब्यूट लिखेंगे, तो ये तो हमें हर केस में लिखना ही, चाहे वो कोई भी एक्सपेंस पूछे। साथ में और क्या लिखना है, तो देखो क्या लिखा है, समरी फॉर चेकिंग एनी एक्सपेंस, समरी फॉर चेकिंग एनी एक्सपेंस। तो जनरल एट्रीब्यूट जो मैंने आपको पढ़ाए हैं अभी ऊपर, वो तो लिखने ही है, साथ में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट भी लिखना है। और वो क्या है बेटा, देखो जैसे कि पहला पॉइंट दिख रहा है, ऑब्टेन अ मंथ वाइज एक्सपेंस शेड्यूल अलोंग विद द रेंट एग्रीमेंट। कोई भी खर्चा है, यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है रेंट का, वो कोई भी खर्चा हो सकता था, पावर फ्यूल का हो सकता था, इलेक्ट्रिसिटी का हो सकता था, या कोई और हो सकता था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मंथ वाइज एक्सपेंस शेड्यूल ले लेना है। पूरे साल का मंथ वाइज आप एक्सपेंस शेड्यूल ले लो, अलोंग विद द रेंट एग्रीमेंट इसलिए लिखा है कि अगर रेंट का खर्चा होगा तो रेंट एग्रीमेंट ले लेंगे, और कोई खर्चा होगा उसमें कोई एग्रीमेंट आता होगा तो वो ले लेंगे, लीज एग्रीमेंट हो सकता है या कोई भी एक्सपेंस हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए जो भी उसका रिलेटेड डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। वेरीफाई इफ एक्सपेंस हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर ऑल 12 मंथ, ये तो अजर्सन ही होगी देखा जाए तो। आप चेक कर लो क्या खर्चा पूरे 12 महीने का रिकॉर्ड हुआ है, कुछ रह तो नहीं गया रिकॉर्ड होने से, ये तो कंप्लीटनेस हो गया एक तरीके से। परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस एज टू ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ दैट एक्सपेंस बाय कंपेयरिंग विद प्रीवियस ईयर। बताया था आपको, कोई भी एक्सपेंस आए, डेप्रिसिएशन में भी आया था ये, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में भी आया था और अदरवाइज भी आया था। तो सबसे पहले जहां भी एक्सपेंस आपने लिख रखा है, जहां से भी एग्जाम के लिए आप एक्सपेंस पढ़ने वाले हो, ऑडिट ऑफ एक्सपेंस, वहां पर सबसे पहले ऊपर मुंडी पर लिखो बड़े अक्षरों में कि भाई परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर टू चेक दी ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ, जो भी खर्चा होगा उसका नाम लिख देना, ये तो लिखना ही है, एक नंबर फिक्स हो जाएगा आपका यहां से। फिर प्रिपेयर अ समरी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मंथली बेसिस एंड देन एनालिटिकली कंपेयर दी ट्रेंड्स। आप इस साल का पूरा खर्चा मंथ वाइज ले लो, लिख लो, और फिर मंथली आप देखो कि क्या कोई बड़ा वेरिएशन आ रहा है क्या, और आ रहा है तो पूछो क्यों आ रहा है। नॉर्मली हर महीने का खर्चा सेम होना चाहिए अगर सीजनल बिजनेस नहीं है तो। ऑडिटर शुड एनालाइज एक्सपेंस पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। आप कोई एक्सपेंस को यूनिट प्रोडक्शन से भी लिंक कर सकते हो, तो अगर पता चला कि प्रोडक्शन कम होते जा रहा है ईयर ऑन ईयर और एक्सपेंस बढ़ते जा रहा है, तो ऐसा नॉर्मली तो नहीं होना चाहिए। सो ऑडिटर शुड एनालाइज एक्सपेंस पर यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड कंपेयर द सेम विद द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो स्पेसिफिक पॉइंट में क्या क्या हो गया, एक तो आप मंथ वाइज शेड्यूल ले लो उनसे ताकि मंथली एक्सपेंडिचर आपको पता चल जाए, उसके साथ जो भी उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो मांग लो। दूसरा क्या है, आप देख लो क्या पूरे 12 महीने का खर्चे रिकॉर्ड करे हैं कि नहीं करे हैं। तीसरा हमेशा की तरह कॉमन पॉइंट क्या है, परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर टू चेक द ओवरऑल रीजनेबलनेस। इसके अलावा आप पूरे साल भर के मंथली एक्सपेंडिचर को कंपेयर करो, हर महीने कोई बड़ा फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रहा है। और लास्ट में आप एक्सपेंस पर यूनिट ऑफ प्रोड्यूस दिस ईयर को कंपेयर कर सकते हो लास्ट ईयर से। ठीक है, तो ये थे बेटा अपने एक्सपेंसेस, बोलो यारो। ठीक है, ऑडिट ऑफ एक्सपेंस में हमने तीनों तरह के एक्सपेंस पढ़ लिए हैं। अब देखो अगर अपन अपने पार्ट्स के हिसाब से देखें तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो गया है। पार्ट 4 में हमें जो आइटम्स पढ़ने हैं वो कौन से हैं, ऑडिट ऑफ पीपी, ऑडिट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अपन चलते हैं बेटा पीपी और इंटेंजिबल एसेट पर। ठीक है बेटा, अगर आपने ऑनेस्टली पीपी ध्यान से सुन लिया, पीपी ध्यान से सुन लिया तो इंटेंजिबल सेट अपने आप हो जाएगा, बस पीपी ध्यान से सुनना, इंटेंजिबल बिल्कुल उसी टोन में लिखा गया है ना। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इस अटेम्प्ट के लिए इस अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। चलो देखते हैं कहाँ है ऑडिट ऑफ पीपीई। ये रहा बेटा ऑडिट ऑफ पीपीई, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर फिक्चर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर, जो भी है, कुल मिलाकर हम बात करने वाले हैं पीपीई का ऑडिट कैसे करेंगे।
क्या पीपी एक टेंजिबल असेट है? हाँ सर, टेंजिबल असेट के लिए तो AS10 है बेटा, इंटेंजिबल के लिए तो अलग से 26 है ना। तो सुनो, सबसे पहले मुझे बताओ पीपीई का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या होता है, कब आप किसी असेट को पीपी के रूप में रिकॉग्नाइज करोगे? तो क्या बोला है बेटा, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन असेट if and only if it is probable that future economic benefit associated with the item will flow to the enterprise। मतलब सिंपल शब्दों में, अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाले हैं तो ये तो असेट का बेसिक क्राइटेरिया है यार। अगर किसी आइटम से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना है तो ही वो असेट है, नहीं तो कैसे असेट हुई। दूसरा, उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर करी जा सकती है। ठीक है सर, इसकी कॉस्ट में क्या क्या आता है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं, यही सब क्वेश्चन तो आते हैं। आप अगर चेक करोगे कंपाइलर तो आपको दिख जाएंगे। कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा बेटा, पीपी की AS10 में आपने पढ़ा है, परचेज प्राइस आ जाएगा प्लस इंपोर्ट ड्यूटी जो रिफंडेबल नहीं है, वो भी कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। तो इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, या अदर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हो सकते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट होता है तो उसको घटा देते हैं। फिर और कोई खर्चा भी, और कोई कॉस्ट भी पीपी कॉस्ट बन सकती है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय दी। कुल मिलाकर उसको यूज होने की कंडीशन में लाने तक में जितने भी खर्चे होंगे वो सब अपन ऐड कर देंगे पीपी की कॉस्ट में। ये सब पढ़ा है आपने। एक स्पेशल पॉइंट आता है बेटा, जो जो आपके अकाउंट्स में भी पूछते हैं, ऑडिट में भी पूछते हैं, ये सी वाला पॉइंट, द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग द आइटम एंड रीस्टोरिंग द साइट ऑन विच इट इज लोकेटेड, जिसे बोलते हैं हम डीकमीशनिंग और रीस्टोरेशन। मतलब मान लो कोई असेट आप आज लेकर आए और 10 साल बाद वो आप असेट हटा दोगे वहां से और कोई नई असेट वहां पे लगाओगे, तो 10 साल बाद उस असेट को वहां से डिसमेंटल करने में, रिमूव करने में जो भी खर्चा होगा उसको, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालकर आज पर ले आओ और आज उसे प्लांट की कॉस्ट में जोड़ा जाएगा। समझ रहे हो आप? तो इसे बोलते हैं अपन डीकमीशनिंग एक्सपेंस। डिसमेंटलिंग बोलो, रीस्टोरिंग बोलो, रिमूविंग बोलो, है ना, ये सब टाइप के खर्चों को आज पर, आज की वैल्यू पर लाके और अपन पीपी की कॉस्ट में जोड़ देते हैं बेटा, है ना। फिर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आर, आपको बताना है कि कौन कौन से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हो सकते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल देने हैं। देखो, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट arising directly from the construction or acquisition of the item of PP। अगर PPE से डायरेक्टली कनेक्शन है किसी सैलरी का, किसी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का, तो वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, हाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर क्वेश्चन आता है। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द असेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली after deducting the net proceed from selling any item produced while bringing the asset to the location and condition। आपको अगर याद हो तो मैंने ऐसा बताया था कि ऐसा भी तो हो सकता है यार कि आपने टेस्टिंग करी, टेस्टिंग करने में कुछ प्रोडक्ट बन भी गए लेकिन वो उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं रहते हैं। तो इनका ये कहना है कि जो भी आप बनाओगे टेस्टिंग में, उसमें जो भी खर्चा आएगा, लेकिन जो भी चीज बनाओगे वो कुछ रुपए में तो बिकी जाएगी, तो उसकी जो प्रोसीड आएगी उसको आपको नेट कर देना है। मान लो खर्चा हुआ टेस्टिंग में 2 लाख का और उसमें जो प्रोडक्ट बनी वो गए 50,000 के, तो 1.5 लाख की, तो 1.5 लाख का ही खर्चा हुआ ना सही मायने में। तो नेट खर्चा यहाँ पे दिखाना पड़ता है। पढ़ा है क्या आपने ये AS10 में कि नेट प्रोसीड को घटा देते हैं बेटा? सर वीडियो की लिंक विद्योदय CA इंटर के ऑडिट ग्रुप
अच्छा, अब अलग से कौन सा और ऑडिट ग्रुप बना है? वो डाउट वाला ग्रुप कह रहे हो क्या? रिवीजन ग्रुप कौन सा बना हुआ है यार? चलो यार, वैसे भी अपन लेट हो रहे हैं बेटा, है ना? चलो सुनो, और कोई प्रोफेशनल फीस होगी तो वो भी कॉस्ट का पार्ट बन सकती है, अगर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है तो। पता है एग्जाम में क्या पूछा गया बेटा इससे? उसमें पूछा गया एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट दैट आर नॉट कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी, ये एग्जाम में पूछा गया। अब कहने को एआईएफएस टफ है, पर कितना नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। अधिकतर केस में आप देखना एआईएफएस ऐसे आता है कि आधे से ज्यादा सब पे बन जाता है, क्योंकि वो एएस मतलब अकाउंट से रिलेटेड हो जाता है, कई बार कभी लॉ से रिलेटेड हो जाता है, कभी जनरल क्वेश्चन होता है। तो जैसे अपन यहां पर देखें बेटा, तो पीपी की कॉस्ट का पार्ट कौन कौन सी कॉस्ट नहीं बनेगी, ये बताना आसान है कि पीपी की कॉस्ट में क्या क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये एग्जाम में पूछा गया है ना। क्या क्या है बेटा? कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी और बिजनेस सच एज इनॉग्रेशन कॉस्ट। अब इनॉग्रेशन कॉस्ट कहाँ से पीपी कॉस्ट बन जाएगी यार? ये तो एकदम स्पेसिफिक तुम्हारी पर्सनल मैटर हो गया। तो कोई न्यू फैसिलिटी ओपन कर रहे हो, कोई नया बिजनेस ओपन कर रहे हो, उसमें इनॉग्रेशन का खर्चा करा, तो ये पीपी का पार्ट नहीं बनेगा। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, उसमें आपने कोई खर्चा करा, जैसे कि कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज, ये सब पीपी का अमाउंट नहीं बनता है, पीपी की कॉस्ट में नहीं आता है। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, आप क्या कर रहे हो, न्यू लोकेशन पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या नई क्लास ऑफ कस्टमर के लिए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसमें आपने कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग वगैरह दी है स्टाफ के लिए, ये सब खर्चा बेटा पीपी के खर्चे नहीं होते हैं, है ना। अच्छा जैन साहब, ऐसा वही मुझे लगा कि मुझे ऐसा कोई ग्रुप दिख ही नहीं रहा है। बना कब था वो ग्रुप? पुराना ग्रुप है क्या कि अभी अभी बना है? और लास्ट में लिखा है एडमिन एंड अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट, एडमिन एंड अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट। बेटा ये ध्यान रखना, चार खर्चे दिए हैं। आपने कोई नई फैसिलिटी, कोई नया बिजनेस शुरू करा है, इनॉग्रेशन कॉस्ट नहीं आएगी। दूसरा क्या है, आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, उसका एडवर्टीजमेंट प्रमोशन करा है, नहीं आएगा। तीसरा, आपने कोई नई लोकेशन पे बिजनेस शुरू करा है, उसमें स्टाफ वगैरह को ट्रेनिंग देनी पड़ रही है, ये सब खर्चे पीपी का खर्चा नहीं बनेंगे। जिद के पहले बन गया था, ठीक है बेटा। अब जाने दो जो भी हुआ, अपन वैसे भी अपन लास्ट डे पर खड़े हुए हैं ना। एडमिन एंड अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट, जनरल ओवरहेड कॉस्ट यार अपन पीपी कॉस्ट में क्यों जोड़ेंगे, है ना।
सीधी बात है, पीपीई कॉस्ट में वही जुड़ते हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू पीपीई हो, है ना। ठीक है बेटा, जाने दो अभी। हम्म, अब आ जाते हैं बेटा, अगर हमें पीपी का एग्जिस्टेंस चेक करना हो तो हम क्या करेंगे। अब तक हमने जो भी पढ़ा, अच्छी बात यह है बेटा कि वो सब कहीं ना कहीं आपने एएस में पढ़ रखा है, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ा कि पीपी को रिकॉग्नाइज करने का क्राइटेरिया क्या है, कौन सी कॉस्ट पीपी में इंक्लूड होंगी, कौन सी कॉस्ट पीपी में इंक्लूड नहीं होंगी, ये सब एएस 10 का है। और नहीं भी पढ़ते अपन तो भी आप बना देते। यहां से थोड़ा ऑडिट रिलेटेड पार्ट आ रहा है बेटा, है ना। तो उसमें क्या क्या है सुनिएगा। पहला पॉइंट क्या है, एग्जामिन द एंटिटीज प्लान एग्जिस्टेंस पर ध्यान देना बेटा। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मतलब अगर किसी टेंजिबल असेट का, पीपी तो टेंजिबल होता है, अगर किसी टेंजिबल असेट का एग्जिस्टेंस चेक करना हो तो यार सबसे अच्छा तरीका क्या है बताओ, फिजिकल वेरिफिकेशन। सबसे अच्छा तरीका क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन। जैसे अगर मैं पीपी की जगह इन्वेंट्री बोलूं तो इन्वेंट्री को भी आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो भी टेंजिबल है। तो उसमें भी मेन पार्ट क्या होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन। तो अगर कभी एग्जाम में एग्जिस्टेंस चेक करने आ जाए पीपी का, इन्वेंट्री का, ऐसा कुछ, तो आपका मेन फोकस कौन से वर्ड पे होना चाहिए बेटा, फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन, इससे रिलेटेड अगर आपने बातें लिख दी तो आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, मतलब 4 में से 2 तो मिल ही जाएंगे। और अच्छे से लिख दिया तो फिर तो बात ही नहीं है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है बेटा, एग्जामिन द एंटिटीज प्लान फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पीपी। देखो मेरा सबसे पहला फोकस कहाँ गया बेटा, कि आपको अगर सडनली आए कि भाई एग्जिस्टेंस बताना है पीपी का, तो क्लिक ही नहीं कर रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि लिखना क्या है। पीपी के बारे में बहुत कुछ पता है पर लिखना क्या है। तो सबसे पहला ध्यान कहाँ जाना चाहिए, यार मुझे एग्जिस्टेंस चेक करना है, मुझे ये जानना है कि ये असेट एग्जिस्ट करती कि नहीं करती। तो जाओ देख कर आ जाओ ना भाई, जाओ फिजिकली वेरीफाई करके आ जाओ, पता चल जाएगा कि एग्जिस्ट करती कि नहीं करती। तो पहला वर्ड ही माइंड में क्या आना चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन। फिर उसी से रिलेटेड बातें यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, एग्जामिन द एंटिटीज प्लान फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पीपी इंक्लूडिंग वेदर इट इज डन बाय इंटरनल स्टाफ और अ थर्ड पार्टी। ये भी पूछ लो कि क्यों यार आपके यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन कौन करता है, इंटरनल स्टाफ ही करता है या बाहर वाला पर्सन करता है। उम्मीद है बाहर वाला करता है तो वेरिफिकेशन अच्छे से करता होगा, है ना। तो ये चेक कर लो। और कंपनी की पॉलिसी भी जान लो कि क्या पॉलिसी है ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिफिकेशन। कब कब फिजिकल वेरिफिकेशन करते हो, एनुअली साल में 1 बार कर सकते हो, बाई एनुअली करते हो क्या, या साल में 3 बार करते हो, या जो भी है ना। फिर क्या लिखा है, रिव्यू द एविडेंस ऑफ प्रॉपर सुपरविजन ऑफ दोज कंडक्टिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पीपी। मुझे उस बात के एविडेंस को भी एक बार चेक करना है। किस बात के एविडेंस को, कि फिजिकल वेरिफिकेशन जिसने करा वो तो ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन को रिव्यू किसने करा, फिजिकल वेरिफिकेशन को रिव्यू किसने करा, मतलब जिसने फिजिकल वेरिफिकेशन करा वो तो ठीक है, उसके काम को किसने रिव्यू करा, क्योंकि जो फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है वो गलत भी तो कर सकता है, वो भी तो फ्रॉड में इन्वॉल्व हो सकता है। तो 2 पॉइंट हो गए। पहला, एंटिटी से फिजिकल वेरिफिकेशन के प्लान के बारे में पूछ लो, कब करते हो, कितनी बार करते हो, कौन करता है, अंदर वाले लोग करते हैं, बाहर वाले लोग करते हैं। फिर आप उनसे एविडेंस मांगो और चेक करो कौन सा एविडेंस, कि किसने फिजिकल वेरिफिकेशन के काम को सुपरवाइज करा था। फिर क्या लिखा है बेटा, ऑब्टेन दी पीपी फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट। उनसे बोलो कि जो भी आपने, जिसने भी फिजिकल वेरिफिकेशन करा है उसने रिपोर्ट तो बनाई होगी, तो मुझे वो फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट दे दो एंड सपोर्टिंग वर्कशीट दे दो। बहुत सारे पेपर बनाए हुए हैं जिनमें लिखा होगा कि इस गोडाउन में इतना स्टॉक है, उस गोडाउन में इतना स्टॉक है, ऐसा है ना। तो पूरी फाइनल रिपोर्ट ले लो और पूरी सपोर्टिंग वर्कशीट ले लो फ्रॉम द एंटिटी, और फिर आपको फॉलोइंग प्रोसीजर लगाना है। एग्जिस्टेंस चेक करना कितना आसान है यार। assess whether all PP items are properly tagged with identification marks और नंबर। क्या मतलब हुआ यार, हर PP का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट एंड मशीनरी एक जैसे होंगे तो सबका
अपना अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। तो हमें चेक करना है कि क्या सारी पीपी आइटम्स में आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। फिर इंश्योर करना है क्या फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट में भी असेट आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ लिखा है। सीधी बात, उसमें लिखेंगे असेट नंबर 101। अब हो सकता है वही असेट 10 हो, तो 101 भाई अलग अलग नंबर देना पड़ेगा ना, ये 101 है, ये 102 है, 103 है। तो आपको देखना है कि क्या सारे एसेट का कोई ना कोई नंबर उसको दिया गया है, प्लस फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट में भी नंबर के हिसाब से लिखा गया है कि हाँ भाई असेट नंबर 100 एग्जिस्ट करती है, असेट नंबर 103 एग्जिस्ट करती है, ऐसा। फिर क्या लिखा है, रिकंसाइल करना है द फिजिकली वेरीफाइड आइटम विद दैट ऑफ फिक्स्ड असेट रजिस्टर as to the verification date. Confirm that PP addition up to the date of verification date are updated in the register. रिकंसिलेशन किस बात का बनाना है यार, रिकंसिलेशन किस बात का बनाना है। आप बताओ बेटा, अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाओगे फिक्स असेट का, तो आप 31 मार्च को तो करोगे नहीं, आप करोगे जैसे इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है ना, मान लो पता चला कि 25 अप्रैल को हुआ, तो अब 31 मार्च से 25 अप्रैल तक तो बहुत सारे एडिशन डिलीशन भी हो सकते हैं। तो आपको रिकंसिलेशन बना के देख लेना है कि आप 25 अप्रैल को गए, आपने देखा कि कितने पीपी है, और फिर आप क्या कर लो, जो ऐड हुए हैं उनको लेस कर दो भाई, 31 मार्च से 25 अप्रैल तक जो आए हैं उनको हटा दो, जो गए हैं उनको एड बैक कर लो, है ना। तो रिकंसिलेशन जैसा इन्वेंट्री में बनता है ना, ऐसे 501 में पड़ा था, वैसा यहाँ भी बनाना पड़ेगा आपको। फिर क्या लिखा है, अगर कोई डिफरेंस मिले आपको तो इन्वेस्टिगेट डिस्क्रिपेंसीज नोटेड ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन और एंश्योर दैट एनी शॉर्टेज और asset not working in condition are recorded as deletion with the management approval। मतलब अगर कोई असेट खराब दिखे, आपको लगे कि कोई असेट में शॉर्टेज हुई है या कमी मिली आपको, तो आपको देख लेना कि यार ये असेट आपने डिलीट करी है, कोई भी असेट खराब हो गई थी, कुछ भी हुआ था, अगर आपने डिलीट करी है, तो हम ये भी देख लेंगे कि आपने मैनेजमेंट से अप्रूवल लेकर ही डिलीट करा है, किससे पूछकर आपने असेट को हटा दिया है, ऐसा। तो एक लाइन में बोलो मुझे बेटा, एग्जिस्टेंस में किस पर फोकस करना है। एक वर्ड में है फिजिकल वेरिफिकेशन। अब फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में लिखते चले जाओ, इन्वेंट्री ऐसे 501 को ध्यान में रखते हुए। उनसे पहली बात तो उनसे समझ लो कि यार आप लोग क्या फिजिकल वेरिफिकेशन कब करते हो, आप साल में कितनी बार करते हो, कौन करता है, क्या आपके फिजिकल वेरिफिकेशन के काम को कोई रिव्यू भी करता है, कोई सुपरवाइज भी करता है। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन की जो रिपोर्ट है वो ले लो, सारी वर्किंग पेपर्स उनसे ले लो जैसे भी उन्होंने वर्किंग करी है। फिर आपको देख लेना है कि यार रिकंसिलेशन बनाकर देख लेना है, आपको देख लेना है कि जो भी पीपी है उनके आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसी के हिसाब से फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट में भी चीज़ों को लिखा गया है। अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो आप देखो क्या कैसे डील करा है कंपनी ने उसको, और अगर राइट ऑफ भी करा है मान लो उन लोगों ने, या डिलीट करा है, तो देख लो क्या मैनेजमेंट की अप्रूवल से डिलीट करा है, ऐसा। ये था बेटा एग्जिस्टेंस। अब आ जाते हैं हम कंप्लीटनेस। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कंप्लीटनेस इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा गया, ध्यान देना बेटा, प्रॉमिस कर रहा हूँ ये तो याद हो जाएगा आपको, बहुत अच्छी टेक्निक है इसकी, देखना। पहले एक बार सुन लो अपने आप, फिर मैं बता दूंगा याद कैसे रखना है। वेरीफाई दैट एडिशंस टू पीपी आर रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट इंक्लूड द थर्ड पार्टी असेट। आप बताओ, कंप्लीटनेस में हमें चेक करना है कि जो भी पीपी कंपनी वालों ने दिखाए हैं उसमें कोई थर्ड पार्टी असेट तो नहीं है। ऑब्वियसली यार, असेट में अपनी असेट दिखाओगे ना, थर्ड पार्टी की असेट क्यों दिखाओगे। और अगर अपनी असेट कहीं और रखी है तो, अरे कहीं भी रखी हो है तो अपनी ना, तो इंक्लूड होना चाहिए। कुल मिलाकर जो भी असेट आप दिखाओगे उसमें केवल आपकी अपनी असेट होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी रखी हो। दूसरों की असेट नहीं होनी चाहिए, चाहे भली वो अपने पास क्यों ना रखी हो। बट डू नॉट इंक्लूड एंटिटीज ओन्ड असेट विद द थर्ड, सॉरी, बट डू इंक्लूड एंटिटीज ओन्ड असेट विद द थर्ड पार्टी। समझ गए कि आप पहला पॉइंट आपको चेक करना है कि जो पीपी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुई हैं उसमें आपकी खुद की असेट होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी क्यों ना रखी हो, और दूसरों की असेट इंक्लूड नहीं होना चाहिए, चाहे भली वो अपने प्रीमाइसेस में क्यों ना रखी हो। दूसरा है चेक दी पीपी शेड्यूल फॉर मूवमेंट। पीपी शेड्यूल देख लो फॉर मूवमेंट जानने के लिए, जिसमें क्या आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस कितना था पीपी का, वो शेड्यूल बनता है ना, उसमें ओपनिंग भी आता है। फिर एडिशन कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर,
डिलीशन कितना हुआ और क्लोजिंग कितना हुआ। इसी लाइन को आप ऊपर लिख लो बेटा, ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन, याद करने का तरीका मिल जाएगा यहां से, फिर माइनस डिलीशन, तो क्या आना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। हाँ सर, ठीक है। फिर क्या लिखा है बेटा, तो पहला हो गया कि आपको पीपीई में केवल अपनी ही एसेट रिकॉर्ड करनी है, दूसरों की नहीं करनी है। दूसरे पॉइंट में पीपी शेड्यूल फॉर मूवमेंट देख लो, जिसमें आप चेक करोगे ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिलीशन और क्लोजिंग बैलेंस। कंफर्म द एक्यूरेसी ऑफ द मूवमेंट इन द पीपी शेड्यूल, आप चेक कर लो कि जो भी ये मूवमेंट शेड्यूल है ये एक्यूरेट है या नहीं है। क्या लिखा, टैली ओपनिंग बैलेंस विद द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक पॉइंट आपका क्या हो जाएगा कि हम ओपनिंग बैलेंस चेक करेंगे लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस से कंपेयर करके। देखो कंप्लीटनेस में आपको एक इक्वेशन याद रखनी है, कंप्लीटनेस में आपको एक इक्वेशन याद रखनी है। वो क्या है सर, ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन माइनस डिलीशन इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। अब पहला पॉइंट तो आप बता दोगे कि कंपनी की पीपी में केवल कंपनी की ही असेट होना चाहिए, कंपनी की ही ओन्ड असेट होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में आप बोल दोगे कि मूवमेंट शेड्यूल चेक करना है, और अब तीसरे पॉइंट से क्या करना है, ये इक्वेशन के बारे में लिखना है, इसी मूवमेंट शेड्यूल के बारे में लिखना है। पहले बोल देना कि ओपनिंग बैलेंस को चेक करना है लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस से टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर देखो अब आ गए हम काय पर बेटा, एडिशन पर, मतलब इस वाले पॉइंट पर। एडिशन के लिए हम क्या क्या चेक करेंगे, क्या जितने भी एडिशन कंपनी ने दिखाए हैं क्या वो सबके सब अप्रूव्ड बाय ऑथोराइज पर्सनल है। एडिशन मतलब कुछ खरीद कर लाए हो प्लांट एंड मशीनरी, किससे पूछकर खरीद कर लाए हो, क्या परचेज या एक्विजिशन ऑफ पीपी ऑथोराइज भी है कि नहीं है, तो पीपी एडिशन अप्रूव्ड बाय ऑथोराइज पर्सनल है या नहीं है। फिर चेक द प्रॉपर प्रोसेस वर फॉलोड फॉर प्रोक्योरिंग पीपी, क्या आपने प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करी फॉर एक्वायरिंग पीपी, जैसे कि टेंडर्स इनवाइट करना, खरीदने के लिए टेंडर्स इनवाइट करना चाहिए ना, तभी तो सस्ते में अच्छी प्लांट मिलेगी, अच्छी मशीनरी मिलेगी। फिर जितने भी मटेरियल एडिशन हुए हैं चेक करो क्या वो पीपी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं एज पर AS10, बोलो यारो, और उनकी जो कॉस्ट है वो एज पर AS10 ही रिकॉग्नाइज की गई है। तो सुनो बेटा, ओपनिंग बैलेंस में क्या चेक करा कि लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। एडिशन में कितनी बातें चेक करनी है बेटा, 3 बातें। कितनी बातें चेक करनी है, 3। कौन कौन सी 3 बातें हैं, एडिशन करा है तो किससे पूछकर करा, क्या इट इज ऑथोराइज्ड बाय कॉम्पिटेंट पर्सनल, एडिशन हुआ है तो एडिशन की प्रोसेस जो होती है जैसे कि टेंडर से या कोर्ट्स इनवाइट करना, क्या वो आपने करे हैं, और एडिशन जितने भी करे हैं क्या वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट कर रहे थे AS10 के हिसाब से, क्या वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट कर रहा है एज पर AS10, और जो कॉस्ट रिकॉर्ड की गई वो AS10 के हिसाब से है कि नहीं है। तो एडिशन हो गया। अब आते हैं बेटा डिलीशन पे। डिलीशन में भी 3 बातें आएंगी इसी तरीके से, जैसे आपने बोला कि एक्विजिशन मतलब खरीदारी पूछकर करना चाहिए ऑथोराइज पर्सनल से, ऐसी डिलीशन भी तो ऑथोराइज पर्सनल से पूछकर करना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि जिसका मन हुआ वो पीपी का कोई भी आइटम बुक से डिलीट कर देगा, है ना। तो डिलीशन भी क्या होना चाहिए बेटा, ऑथोराइज होना चाहिए बाय कॉम्पिटेंट पर्सनल। इसके बाद डिलीशन की भी तो प्रोसेस होगी, जो असेट आप रिमूव करोगे, जो असेट आप हटा दोगे, उसको बेचने के लिए अगर अच्छे प्राइस चाहिए तो उसके लिए भी टेंडर्स इनवाइट कर सकते हो, ऑक्शन कर सकते हो, है ना। तो देखो बेटा, अगर डिलीट करा है तो अंडरस्टैंड दी मैनेजमेंट रेशनल और रीजंस फॉर डिलीशन, पूछो क्यों डिलीट करा है आप लोगों ने, और सबसे मेन चीज क्या मैनेजमेंट की अप्रूवल ली है असेट को डिस्कार्ड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, है ना। फिर जो सेल प्रोसेस आपने फॉलो करी है, पहली बात तो फॉलो करी है कि नहीं करी है, डिलीशन के लिए जो असेट आपने डिस्कार्ड करी है उसको सेल करने की प्रोसेस फॉलो करी है नहीं करी है, उसको भी वेरीफाई करेंगे, जैसे कि टेंडर्स कोर्ट्स वगैरह इनवाइट करे थे या नहीं करे थे। और देखो बेटा, चेक दैट डिलीशन में जो भी रिजल्टेंट गेन या लॉस हुआ है, असेट के डिलीट करने पर जो भी गेन या लॉस हुआ है, क्या उसको एक्यूरेटली कैलकुलेट किया गया है। ये हुआ डिलीशन वाले पॉइंट बेटा। इसके अलावा कुछ और जनरल बातें, देखो आपका एग्जाम में लिखने का काम तो हो गया,
आपके एग्जाम में लिखने के लिए तो बेटा आपको 7-8 पॉइंट हो गए, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस 1 हो गया, एडिशन के 3 हो गए, डिलीशन के 3 हो गए, और एक अभी क्लोजिंग का हो जाएगा। इसके पहले पहला पॉइंट वो था कि जो पीपी है उसमें कंपनी ने अपनी ओन्ड असेट ही दिखाई है, किसी और की असेट नहीं दिखाई है। फिर पीपी का मूवमेंट शेड्यूल चेक कर लो, मूवमेंट शेड्यूल मतलब यही इक्वेशन। अब ये इक्वेशन में ही आपके पॉइंट्स बन जाएंगे, है ना। ठीक है, लास्ट में क्या लिखा है बेटा, एंश्योर आइटम्स लाइक स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट आर रिकॉग्नाइज एज पर एस 10। जो स्पेयर पार्ट होते हैं, स्टैंड बाय इक्विपमेंट होते हैं, उनको भी आपने एज पर एस 10 रिकॉग्नाइज करा है, अगर वो पीपी का क्राइटेरिया मीट करते हैं तो। ये भी आपने एस 10 में पढ़ा होगा। आपको देखना डे टू डे सर्विसिंग कॉस्ट इंक्लूड तो नहीं कर ली इन्होंने कैरिंग अमाउंट में। और लास्ट में टेस्ट परचेज इनवॉइस, इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट और सिमिलर डॉक्यूमेंट टू वेरीफाई द डेट ऑफ एडिशन फॉर सैंपल्ड पीपी। अगर आपको डेट ऑफ पीपी जानना है कि कब ऐड करी है, तो आप परचेज इनवॉइस या इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट देख सकते हो। ये लास्ट के याद ना भी रहे तो भी चल जाएगा, मेन है ये इक्वेशन। पीपी का कंप्लीटनेस चेक करना है, पीपी का कंप्लीटनेस चेक करना है, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, ये इक्वेशन ध्यान में रख सकते हो। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस में क्या लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस में आप ये लिख सकते हो कि जितना भी जो भी क्लोजिंग बैलेंस शो करा है उसमें वही एसेट दिखाई है जो कंपनी की खुद की है। जो थर्ड पार्टी की एसेट है भले ही अपने पास रखी, उनको इंक्लूड नहीं करना है। तो पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया था, आप उसको इसके हिसाब से ध्यान रख सकते हो। कुल मिलाकर काम ऐसा बन जाएगा कि इस इक्वेशन से आपके 8 पॉइंट बन जाएंगे, जो इनफ है ना। फिर क्या लिखा है बेटा, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ये तो बहुत आसान है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में। यार पीपी का राइट कैसे चेक करोगे, कैसे मानेंगे कि ये पीपी कंपनी का ही है। तो सबसे पहले लिखा है परचेस इनवॉइस, अगर कोई चीज आपकी है तो इनवॉइस आपके नाम का होगा। तो चेक करो क्या ऑल पीपी इन द नेम ऑफ द एंटिटी। कैसे चेक करेंगे, परचेस इनवॉइस से। जितने भी पीपी कंपनी ने दिखाए हैं क्या उनकी परचेस इनवॉइस कंपनी के नाम पर ही है, ऐसा। दूसरा, वेरीफाई कन्वेंस डीड और सेल डीड टू चेक द लीगल ओनरशिप। अगर कोई लैंड बिल्डिंग, कोई भी असेट या कोई भी पीपी आपने खरीदी है, तो उसका कन्वेंस डीड होता है ना, सेल डीड समझ लो एक तरीके से आप। ऑल एडिशन टू लैंड एंड बिल्डिंग, जितने भी एडिशन टू लैंड एंड बिल्डिंग हुए हैं उनकी कन्वेंस डीड या सेल डीड आप देख सकते हो, ये जानने के लिए कि कंपनी के नाम पे लीगल ओनरशिप ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है। ओरिजिनल टाइटल डीड कहाँ चेक करते थे, कारो याद आ रहा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी आर हेल्ड एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी की टाइटल डीड कंपनी के नाम पर है या नहीं है। इसके अलावा क्या है बेटा, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिवन एज सिक्योरिटी फॉर एनी बोरोविंग। अगर कंपनी ने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी ग्रुप में कहीं देकर रखी है, तो ऑब्टेनिंग अ कंफर्मेशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव लेंडर्स। तो हम थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले लेंगे। जैसे मान लो कई बार होता है ना कि किसी कंपनी ने अपनी बिल्डिंग को गिरवी रख के बिजनेस के लिए लोन लिया है, तो हो सकता है बिल्डिंग के पेपर, हो सकता है क्या हो, पक्का ही होगा बिल्डिंग के पेपर बैंक के पास रखे होंगे, तो अपन बैंक से कंफर्मेशन ले सकते हैं। लास्ट में क्या लिखा, रजिस्टर ऑफ चार्जेस टू असेस दैट एनी चार्ज हैज बीन क्रिएटेड अगेंस्ट द पीपी। आप चाहो तो रजिस्टर ऑफ चार्जेस भी दे सकते हो, उससे ये भी पता चल जाएगा आपको कि कौन कौन से असेट पे कंपनी ने चार्ज क्रिएट करके रखा है। और एक चीज ये भी पता चल जाएगी कि वो असेट कंपनी की है, क्योंकि कंपनी दूसरी के असेट पे तो चार्ज क्रिएट करा नहीं सकती। तो अगर चार्ज क्रिएट कराया मतलब वो आपकी असेट होगी, ऐसा। तो देखना, देख आप तो ये इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट ध्यान रखो। परचेज इनवॉइस कंपनी के नाम पे होना चाहिए। अगर कोई लैंड बिल्डिंग वगैरह खरीदी है तो कन्वेंस डीड या सेल डीड चेक कर लेंगे। ये भी चेक कर लेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की टाइटल डीड कंपनी के नाम पे है कि नहीं है। इसके अलावा अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है तो अपन थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले लेंगे, लैंडर से कंफर्मेशन ले लेंगे, और लास्ट क्या, रजिस्टर ऑफ चार्जेस भी हम चेक कर सकते हैं। अब बेटा जितना भी टाइम हमें लगा उससे बहुत कम टाइम लगना चाहिए इंटेंजिबल एसेट को पढ़ने में। इंटेंजिबल एसेट को पढ़ने में अब बहुत कम टाइम लगना चाहिए बेटा। पीपी और इंटेंजिबल को बिल्कुल एक साथ ही दिमाग में रखो आप, बहुत परफेक्ट काम हो जाएगा, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है।
सुनो सुनो सुनो, बोलू ना। इंटेंजिबल एसेट के बारे में पहले जनरल बातें बताई हैं। इस अटेम्प्ट में भी इंटेंजिबल एसेट पे क्वेश्चन आया था, शायद एमसीक्यू आया था, है ना। एन इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। ये आपने पढ़ा होगा S26 में। दृश्य जैन सर, इसमें वो 6 डिटेल्स ऑफ कारो लिख सकते हैं क्या? किस में बोल रहे हो यार तुम? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में? नहीं बेटा, अगर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पूछा है तो उतना सारा क्यों लिखेंगे अपन? कुछ और भी पूछा जाना चाहिए साथ में तो भले लिख सकते हैं, है ना। सो इंटेंजिबल असेट इज एन आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनिटरी असेट होती है जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है, एंड विच इज हेल्ड फॉर यूज इन दी प्रोडक्शन, या तो प्रोडक्शन में यूज करेंगे, या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस में यूज करेंगे, या रेंटल टू अदर्स यूज करेंगे रेंट पर देने के लिए, या फिर फॉर एडमिन पर्पस। मैं इस पे बात नहीं करूंगा ज़्यादा क्योंकि ES26 आपने पढ़ा हुआ है तो ये सब कुछ वही लिखा हुआ है। कॉमन एग्जाम्पल क्या है बेटा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट, कॉपीराइट, मोशन पिक्चर फिल्म, कस्टमर लिस्ट, फिशिंग लाइसेंस वगैरह वगैरह। एज पर ES26 इंटरनली जनरेटेड गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन असेट। इंटरनली जनरेटेड गुडविल को आप इंटेंजिबल एसेट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो, नहीं तो सबकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो जाएगी बेटा, है ना। सम इंटेंजिबल एसेट में एग्जिस्ट ऑन फिजिकल आइटम्स। कभी कभी कोई इंटेंजिबल एसेट फिजिकल आइटम में हो सकती है, जैसे कि CDs फॉर सॉफ्टवेयर, लीगल डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस वगैरह हो सकते हैं ना। ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ फिजिकल आइटम इज जनरली नॉट सिग्निफिकेंट। यार CD में सॉफ्टवेयर है तो क्या CD की कॉस्ट रिकॉग्नाइज कर लोगे? 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये रिकॉग्नाइज करोगे क्या? तो अगर कोई इंटेंजिबल एसेट किसी फिजिकल सॉफ्टवेयर में, फिजिकल सब्सटेंस में है, तो फिजिकल आइटम बहुत इनसिग्निफिकेंट होता है एंड इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, आप इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करोगे, ना कि वो CD रिकॉग्नाइज करोगे, क्योंकि जो वो टेंजिबल पार्ट है या यूं कहो कि जो फिजिकल सब्सटेंस है वो तो बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट का होता है। समटाइम्स एन असेट हैज बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एलिमेंट्स। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इंटेंजिबल एसेट में दोनों चीजें हों। इंटेंजिबल एसेट नहीं कहना चाहिए, असेट में कहना चाहिए। असेट में टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों एलिमेंट हो सकते हैं और वो इनसेपरेबल है। तो ऐसे केस में आपको क्या देखना है कि प्रीडोमिनेंट क्या है, मेन क्या है। ठीक है, जैसे आपने कंप्यूटर खरीदा, लैपटॉप खरीदा, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या इन दोनों को अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, ये इनसेपरेबल है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर कुछ भी नहीं है या लैपटॉप कुछ भी नहीं है, तो ये तो इनसेपरेबल हो गया बेटा। अब इसमें फिजिकल एलिमेंट भी है, मतलब टेंजिबल एलिमेंट भी है और इंटेंजिबल भी है। तो ऐसे केस में बताओ प्रीडोमिनेंट क्या है? आपने कंप्यूटर लैपटॉप खरीदा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा है? ऑब्वियसली कंप्यूटर या लैपटॉप, तो रिकॉग्नाइज भी क्या करेंगे? कंप्यूटर या लैपटॉप, है ना। सो क्या लिखा है? एग्जांपल, सॉफ्टवेयर फॉर अ मशीन टूल दैट इज एसेंशियल फॉर ऑपरेशन इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द फिक्स्ड असेट, है ना। तो ऐसे में कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करेंगे। वेयर द सॉफ्टवेयर इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलेटेड हार्डवेयर। अब बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट है? हाँ, उसके बिना तो कंप्यूटर कुछ है ही नहीं। तो फिर अपन देखते प्रीडोमिनेंट क्या है। मेनली हमने क्या खरीदा? कंप्यूटर लैपटॉप, तो कंप्यूटर लैपटॉप रिकॉग्नाइज करते हैं। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सॉफ्टवेयर हो इंटीग्रल पार्ट ना हो काय का, हार्डवेयर का। जैसे आपने कंप्यूटर खरीदा, उसमें टैली भी आपने लिया है साथ में, तो अब टैली के बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा क्या? ऐसा तो नहीं है। तो टैली इंटीग्रल पार्ट नहीं है मतलब कंप्यूटर का, तो टैली सॉफ्टवेयर को आप अलग से रिकॉग्नाइज कर सकते हो, है ना बेटा, है ना। तो ऐसे में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मतलब टैली को आप अलग से इंटेंजिबल एसेट के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ये सब बेसिक बातें हैं जो आप ऑलरेडी S26 में अच्छे से पढ़ चुके हो। मुझे जो पढ़ाना था ऑडिट रिलेटेड वो ये है, एग्जिस्टेंस ऑफ इंटेंजिबल फिक्स असेट। एग्जिस्टेंस ऑफ इंटेंजिबल फिक्स असेट,
क्या लिखा है, वेरीफाई एक्टिव यूज। एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर सुनना ध्यान से बेटा। इंटेंजिबल एसेट का एग्जिस्टेंस, बताओ पीपी के एग्जिस्टेंस में हमने किस पे बात करी थी, पीपी का एग्जिस्टेंस चेक करना है तो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। क्या इंटेंजिबल एसेट में भी मैं फिजिकल वेरिफिकेशन बोल दूं? सर इंटेंजिबल मतलब जो नहीं मिलने वाली देखने, इंटेंजिबल को कैसे देखोगे, तो फिजिकल वेरिफिकेशन वर्ड तो आ ही नहीं सकता है, तो सर क्या आएगा, कुछ और। तो आपको एक हिंट लिख लेनी है, एक्टिव यूज वर्सेस इनएक्टिव यूज। एक्टिव यूज है या इनएक्टिव यूज है, अब पढ़ते हैं। वेरीफाई एक्टिव यूज। सर इंटेंजिबल एसेट दिखती तो है नहीं, पर इंटेंजिबल एसेट का यूज जरूर देखा जा सकता है। तो अगर इंटेंजिबल एसेट यूज हो रही है, उसका यूज आप देख लो तो पता चल जाएगा कि इंटेंजिबल एसेट है या नहीं है, एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। द ऑडिटर मस्ट चेक इफ द इंटेंजिबल एसेट इज एक्टिवली यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग और सप्लाइंग गुड्स और सर्विस, रेंटिंग टू अदर्स, एडमिन पर्पस। आप चेक कर लो कि इंटेंजिबल एसेट यूज हो भी रही है या नहीं हो रही, और यूज हो रही तो कहाँ हो रही है। तो इंटेंजिबल एसेट तो नहीं दिख सकती, पर इंटेंजिबल एसेट का एक्टिव यूज दिख सकता है। हम बोलेंगे अच्छा आपके पास इंटेंजिबल एसेट है, आपने बैलेंस शीट में दिखाई है, वो बोलेंगे हाँ, तो हम कहेंगे बताओ इसका यूज कहाँ कर रहे हो, हमको चेक करना है। क्या तुम गुड्स और सर्विस की प्रोडक्शन में यूज कर रहे हो, रेंटिंग टू अदर्स में कर रहे हो, एडमिन पर्पस में कर रहे हो, जिस भी पर्पस में यूज कर रहे हो वो यूज मुझे बताओ, मुझे वो चेक करना है। जैसे कि एग्जांपल क्या है, मान लो आपने सॉफ्टवेयर का एग्जिस्टेंस चेक करना है, तो चेक इफ इट इज इन एक्टिव यूज बाय एंटिटी। मुझे जानना है कि सॉफ्टवेयर एक्टिव यूज में है या नहीं है। तो आप देखो, लुक फॉर सेल्स ऑफ रिलेटेड सर्विस और गुड्स ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड। हम कहेंगे इस सॉफ्टवेयर की मदद से, इस सॉफ्टवेयर की मदद से कौन सी गुड्स बनाए बताओ हमको कहाँ है वो, हमें वो वेरीफाई करना है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से कौन सी सर्विसेज आपने दी, वो सर्विसेज बताओ हमको कहाँ है, किसको सर्विसेज प्रोवाइड करी। और जैसे मान लो कोई डिजाइन है, कोई ड्राइंग है जो इन्होंने इंटेंजिबल एसेट के रूप में दिखाई है, तो टू वेरीफाई डिजाइन और ड्राइंग एग्जिस्टेंस, अगर मुझे ड्राइंग या डिजाइन का एग्जिस्टेंस जानना है तो चेक प्रोडक्शन डेटा टू सी इफ द प्रोडक्ट रिलेटेड टू द डिजाइन आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। मैं कहूंगा कि अगर आपने डिजाइन दिखाई है इंटेंजिबल एसेट के रूप में, तो मुझे वो गुड्स एंड सर्विस देखना है जिसमें इस डिजाइन का यूज करा गया है। अगर जो प्रोडक्ट एंड सर्विस मेरे सामने रखेंगे, अगर मुझे उसमें वही डिजाइन दिख गई जो उन्होंने इंटेंजिबल एसेट के रूप में बैलेंस शीट में दिखाई है, तो ठीक है यार, बढ़िया है, आप लोग यूज कर रहे हो। तो एक्टिव यूज चेक करना है। इंटेंजिबल एसेट को हम देख नहीं पाएंगे, फिजिकली वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, पर उसके यूज को तो वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट को बनाने में यूज करा, कौन सी सर्विस देने में यूज करा, एडमिन पर्पस में यूज करा है क्या, किसी को रेंट पर दिया है क्या, सॉफ्टवेयर या डिजाइन यूज करा है तो इस सॉफ्टवेयर से बनाए गए प्रोडक्ट सर्विस कहाँ है, इस डिजाइन से बनाए गए प्रोडक्ट एंड सर्विस चेक कर सकते हैं हम, है ना। और अगर इनएक्टिव हो गया है तो इफ एन इंटेंजिबल एसेट इज नॉट इन एक्टिव यूज, अगर इंटेंजिबल एसेट एक्टिव यूज में नहीं है तो फिर सिंपल सी बात है, हटाओ बुक से। डिलीशन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स आफ्टर मैनेजमेंट अप्रूवल, तो उसे डिलीट करा होगा, एक्टिव यूज में नहीं मतलब डिलीट हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी तो क्या मैनेजमेंट की अप्रूवल से डिलीट करी है, ये चेक कर लेंगे। और अमोर्टाइजेशन शुड स्टॉप आफ्टर डिलीशन डेट, अगर डिलीट हो गई है इंटेंजिबल एसेट तो अमोर्टाइजेशन भी बंद होगा यार। अरे पीपी नहीं है तो डेप्रिसिएशन लगेगा क्या, ऐसी इंटेंजिबल एसेट ही अगर बुक से डिलीट हो गई तो अमोर्टाइजेशन होगा क्या, नहीं, वो भी बंद करना पड़ेगा। फिर है कंप्लीटनेस, बताओ टेंजिबल एसेट मतलब पीपी का कंप्लीटनेस कैसे चेक करा था, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिलीशन, तो क्या आ गया था, क्लोजिंग बैलेंस। सबसे पहले वेरीफाई द मूवमेंट इन द इंटेंजिबल एसेट शेड्यूल, जैसा वहां पर था सेम टू सेम, वेरीफाई द मूवमेंट इन द इंटेंजिबल एसेट शेड्यूल कंपाइल्ड बाय द मैनेजमेंट। और उसमें क्या क्या चेक करना है, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिलीशन, क्लोजिंग बैलेंस, यही था। फिर टैली द क्लोजिंग बैलेंस टू द एंटिटीज बुक्स ऑफ अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस चेक कर लेंगे वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे शेड्यूल में जो बैलेंस आपने दिखाए हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस से मैच होना चाहिए ना। और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लेंगे मूवमेंट शेड्यूल की, ये तो बेसिक पॉइंट होगा। मेन क्या है, एडिशन में 3 पॉइंट, एडिशन में 3 पॉइंट। पहली बात,
पहली बात, क्या आपने अप्रोप्रिएट अप्रूवल से एडिशन करा है? एडिशन करा तो किससे पूछ कर करा? यही तो पीपी में था। क्या कॉम्पिटेंट पर्सनल, क्या ऑथोराइज पर्सनल के अप्रूवल लेकर ही आपने एडिशन करा है? दूसरा क्या था, क्या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट कर रहा है पीपी? अपन ने ऐसा पढ़ा था, अगर कोई एसेट को पीपी के रूप में रिकॉर्ड करा था तो क्या एएस 10 के हिसाब से रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो रहा था? ऐसे ही यहां पर एएस 26 के हिसाब से रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने एडिशन करा है तो क्या आपने इंटरनल प्रोसेस फॉर वेंडर सिलेक्शन, जैसा वहां पर क्या था, एक्विजिशन के लिए प्रोसेस होता है, पीपी के एक्विजिशन के लिए प्रोसेस होता है, वैसे ही यहां पर भी कोई प्रोसेस होगा। क्या आपने टेंडर्स या कोटेशंस वगैरह इनवाइट करे थे या नहीं करे थे? इसके अलावा ध्यान रखना, डू नॉट रिकॉग्नाइज इंटेंजिबल एसेट फ्रॉम रिसर्च। रिसर्च फेस वाली इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, ऐसी कॉस्ट को हम तुरंत रिकॉग्नाइज करते हैं। कुल मिलाकर रिसर्च फेस की कॉस्ट को तुरंत रिकॉग्नाइज करते हैं, डेवलपमेंट फेस की जो कॉस्ट होती है उसको इंटेंजिबल एसेट के रूप में रिकॉग्नाइज करा जाता है। तो वही के वही पॉइंट है बेटा, मैं तो बोल रहा हूँ पीपी के टाइम पर ही बोलकर देख लो, ठीक है। कौन कौन से? अप्रोप्रिएट अप्रूवल से ही एडिशन हुआ है, एडिशन की प्रोसेस जो थी वो सही थी, उसको वेरीफाई कर लो। जितने भी एडिशन हुए हैं क्या वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एज पर एस 26 मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? वही के वही पॉइंट है ना। फिर क्या है बेटा, डिलीशन में क्या है, वही 3 पॉइंट देखो। क्या डिलीशन के लिए जो प्रोसेस यूज करा गया है वो वेरीफाई कर लो, वो सही था कि नहीं था। दूसरा, क्या डिलीशन मैनेजमेंट के अप्रूवल से ही करा गया है, साथ में रीजंस वगैरह पूछ लो कि क्यों डिलीशन करा। और लास्ट में डिलीशन पे जो भी गेन या लॉस हुआ है उसको एक्यूरेटली रिकॉर्ड करा है या नहीं करा है, बिल्कुल सेम टू सेम। और जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है बेटा, अपन ने क्लास में भी बहुत अच्छे से करा था यार। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में क्या आ जाएगा, वेरीफाई करो कि जितने भी, मतलब अगर इंटेंजिबल एसेट का राइट एंड ऑब्लिगेशन जानना है, ऑब्लिगेशन तो क्या राइट ही होगा, तो वेरीफाई दैट ऑल एक्सपेंस इनवॉइस परचेस कॉन्ट्रैक्ट आर इन द नेम ऑफ द एंटिटी। तो ठीक है, अपन अगर खरीदी होगी तो इनवॉइस होगा या एग्रीमेंट वगैरह होगा, तो वो देख लेंगे एंटिटी के नाम पे है या नहीं है। सो आज के लिए इतना ही बेटा, और ये आज का लास्ट डे ही था। तो यार देखो कुछ चीज़ें अपनी रह गई, जैसे AIFS में कुछ चीज़ें रह गई, तो इसके रिवीजन लेक्चर बेटा ऑलरेडी है। मैं वो रिवीजन लेक्चर जो AIFS वाले हैं उसका प्लेलिस्ट ही आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, उसकी लिंक शेयर कर दूंगा। आप एक बार स्पीड बढ़ाकर देख लेना बेटा, बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि अपन ने एक बार पढ़ा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। मैं यही कहूँगा बेटा कि किसी भी कंडीशन में ये छोड़ के मत जाना आप। दूसरे चैप्टर में जितनी मेहनत करते हो उतने में तो AIFS के शुरू के 5 पार्ट बहुत आसानी से हो जाते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप वो करके ही जाना। इसके अलावा और जो भी बेटर मैं करूँगा वो मैं शेयर करते जाऊँगा, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं ये सजेस्ट करूँगा बेटा कि आप मुझे एक बार बताना ज़रूर, मैं उस पर जो बेस्ट पॉसिबल हो सकेगा वो मैं कर दूंगा, है ना। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हो, 9522499229। ठीक है, आज से मैं इस रिवीजन से फ्री हो गया, तो जो रिप्लाई मैं नहीं भी कर पा रहा था वो मैं अब कर दूंगा आपके, है ना। कोई भी ऐसा इशू हो तो आप कर देना, और कभी मेरा रिप्लाई ना आए बेटा तो आप दोबारा मुझे एंड कर देना, मतलब समझ रहे हो, ज़्यादा ईगो एटीट्यूड में नहीं रखना है। आपको जो भी लगे आप दोबारा मुझे रिकॉल करा सकते हो कि सर ये बात आपने नहीं बताई, या एक बार प्लीज़ रिप्लाई कर दो या बता दो, क्योंकि इतने सारे मैसेज आते तो कई बार मैं नहीं भी रिप्लाई कर पाता हूँ, है ना। हालांकि अब इस बैच से अभी फ्री हो रहा हूँ रिवीजन वाले से, तो टाइम अपने पास रहेगा तो मैं आपको प्रॉपर रिवर्ट कर दूंगा बेटा, है ना, ठीक है ना। और अब मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि यहाँ से लेकर एग्ज़ाम तक आप हर दिन 1-1 घंटे पढ़ाई करते रहोगे ऑडिट की। अगर आपने इसको छोड़ ही दिया पूरी तरीके से तो प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा, छोड़ना नहीं है। 1-1 घंटे ही सही, पर लास्ट तक आपको मेंटेन अगर करना है तो वो यही तरीका है कि 1 घंटे डेली पढ़ते रहो। और मेरा रिकमेंडेशन आप सभी के लिए क्या है बेटा, कि जितना थोड़ा बहुत रह गया है आप वो 1-2 दिन में ख़त्म करके, और डेली देखो बेटा 8 मॉडल टेस्ट पेपर ICAI ने अपलोड कर रखे हैं, 3-4 MTP हैं, लास्ट अटेम्प्ट की 2 MTP, इस अटेम्प्ट की 2 MTP हो जाएंगे, और 4-5 RTP हैं। मैं तो ये कहूँगा बेटा आप डेली इन्हीं में से कुछ ना कुछ लगाओ,
मतलब बार बार किताबें पढ़ने से, कॉपी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। आप पढ़ोगे आपको फिर लगेगा कि याद आएगा कि नहीं आएगा, भूल तो नहीं जाएंगे या भूल गए हैं, याद भी है कि नहीं है। बेटर आप ये टेस्ट पेपर लगाना चालू करो, इनके जो डाउट्स होंगे वो अपन सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है ना। नहीं बनेगा तो कौन सा किसी को दिखाना है यार, अपन किसी को दिखाने के लिए थोड़ी पेपर लगा रहे हैं, खुद के लिए लगा रहे हैं। अगर मैं हर 2-3 दिन में एक पेपर लगा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं पूरे सिलेबस को एक बार देख रहा हूँ दोबारा से, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से आप, मैं कह रहा हूँ कि इतने पेपर आरटीपी एमटीपी लगाने के बाद आप उस कंडीशन में पहुंच जाओगे कि आपका डर खत्म हो जाएगा। और कम से कम बेसिक नंबर जो 50-55 नंबर होते हैं वो तो आप आराम से ही ला सकते हो अगर आप इतना करके जाते हो तो। बस एग्जाम तक छोड़ना नहीं है। और दूसरा एमटीपी आरटीपी जरूर लगा के जाना है, ये मॉडल टेस्ट पेपर जरूर लगाना बेटा, है ना। उसमें आपको एमसीक्यू भी बहुत सारे मिल जाएंगे, केस स्टडी वाले, सफिशिएंट काम हो जाएगा यार, है ना। बेटा लिखकर प्रैक्टिस करना नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लिखकर प्रैक्टिस करने में टाइम बहुत लगता है और आपके पास और भी सब्जेक्ट हैं, उनका भी रिवीजन चलेगा, तो मेजर टाइम तो आपको वहीं देना है। ये तो 1 घंटे में आप क्या क्या कर लोगे, लिख के करोगे, टाइम ही नहीं बचेगा। तो आप थोड़ा बहुत रफली लिख सकते हो, क्योंकि आपको बिना लिखे आप, अगर आपका आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो या ऐसा डाइवर्ट हो जाते हो, तो आप थोड़ा थोड़ा ऐसा रफ में लिख सकते हो कि हाँ ठीक है, कनेक्शन बना रहे, अपन एंगेज रहे चीज़ों से, ऐसा। और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना बेटा, 1 घंटा डेली दो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट पे हमें ध्यान देना है। बस इतना हो जाए कि अपना काम बना रहे, अपन कनेक्ट रहे सब्जेक्ट से, डर ना लगे, छोड़ दोगे तो घबराहट होने लगेगी, है ना। और पेपर ही लगाना है। आपके मन में ऐसा जरूर आएगा बेटा, फिर से कह रहा हूँ, हर बच्चे के मन में आएगा कि यार एक काम करते हैं, एक बार और पढ़ लेते फिर पेपर लगाएंगे। ये गलती कर मत देना बेटा, बहुत लोगों ने करी है, क्योंकि पहले ऐसी गलती मत करना बेटा। सेकंड डिवीजन हम पेपर से ही करेंगे। नहीं बनेगा तो तुरंत याद कर लेंगे ना भाई, 25 क्वेश्चन आए, 25 में से मान लो हम पे 10 ही बने इस पहले पेपर में, कोई बात नहीं, बाकी ये 15 हम पढ़ के तुरंत याद करने की कोशिश करेंगे। फिर अगले में थोड़ा और ज्यादा बनेंगे, धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट हो जाए, कुछ रिपीट होंगे तो चेक करना कि जो क्वेश्चन रिपीट हुआ वो बना कि नहीं बना, ऐसा, है ना। चलो ओके बेटा, बाय बाय। कुछ हेल्प लगी तो बताना, मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है, सामने दिख रहा है आपको, है ना। ओके बाय बाय।